हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पुलिस और मैक्स बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढते ढूंढते बिल्डिंग में आ गए होते हैं। वहाँ पे आने के बाद में वो लोग एक्सीडेंट के बारे में हर एक चीज को इन्फॉर्म करते हैं और मैक्स कंफर्म करता है कि वो बच्ची और किसी की नहीं बल्कि उन आंटी की है। तभी वो आंटी पूछती है कि आखिर मेरी बच्ची कहाँ पे, मुझे अभी के उसके पास लेके चलो। मैक्स उनको बताता है कि आपकी बेटी लुलू अभी जिंदगी और मौत से लड़ रही है और शायद से अगर उसको ओ नेगेटिव ब्लड नहीं मिला तो वो मारी भी जाएगी, पर शायद से आपके लिए उसकी जान थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, आपके लिए तो यहाँ पे गैम्बलिंग करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी वो आंटी बोलती है मेरा ब्लड ग्रुप ना ओ नेगेटिव है, मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, मैं अपनी बच्ची को बचा सकती हूँ। तभी एक बंदा उसको रोकते हुए बोलता है गेम तो कम्प्लीट करके जाओ, 20 मिनट में तुम्हारी कोई बच्ची नहीं मर जाएगी। तभी मैक्स उस बंदे को चलाते हुए बोलता है कि अभी के अभी इनको छोड़ो, तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है कि मैं अभी जल्दी में हूँ, वरना तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें ऐसे वो सिखाता ना कि तुम जिंदगी में आज के बाद में गैम्बलिंग करना ही भूल जाते। फिर वो हॉस्पिटल आने के बाद में वक्त रहते अपने बच्ची को ब्लड दे देती है, जिसकी वजह से उनकी बच्ची बच जाती है। आंटी बोलती है ऑफिसर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची को बचाने के लिए। ऑफिसर बोलते हैं शुक्रिया मेरे को नहीं बल्कि इस बच्चे को बोलो, अगर इस बच्चे ने आपके लोकेशन के बारे में नहीं बताया होता ना तो हम तो कभी आपको ढूंढ ही नहीं पाते। फिर वो ऑफिसर अपने चीफ को इन्फॉर्म करता है कि बच्ची के पेरेंट्स मिल चुके हैं। चीफ बोलते उस बच्चे को ना शुक्रिया बोलना मत भूलना, वैसे हमारी सबसे बड़ी दिक्कत तो सॉल्व हो चुकी है, पर मीडिया कवरेज की वजह से ये न्यूज ना देश भर में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और अभी तक बच्चे के एक्सीडेंट करने वाले के बारे में हमारे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं। आगे हम देखते हैं चीफ को डायरेक्टर्स ऑफिस में बुलाया जाता है। डायरेक्टर बोल रहे होते हमारे ऊपर ना काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्या तुम्हें केस में कुछ लीड मिला की नहीं। चीफ बोल रहे होते हैं माफ करेगा डायरेक्टर, लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पाया, हम लोग अभी एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं था, इसी वजह से हम लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ रही है। तभी डॉक्टर झाओ चीफ को कॉल करते हुए बोलते हैं कि आप लोगों ने ना बहुत अच्छा काम किया है, अगर आप लोगों ने वक्त रहते हुए बच्चे की मॉम को नहीं भेजा होता ना तो हम इसको नहीं बचा पाते। जब चीफ डॉक्टर को बताने वाले होते हैं कि बच्ची की मॉम को मैक्स ने ढूंढा, तभी उनके दिमाग में अचानक से आता है कि आखिर मैक्स ने बच्ची की मॉम को ढूंढा कैसे। फिर वो कॉल रखते अपने डायरेक्टर से बोलते हैं कि डायरेक्टर एक बच्चा है जो कि लोगों को ढूंढने में ना काफी माहिर है, हमें ये तो नहीं पता कि वो कैसे और कौन सा तरीका का यूज कर रहा है, लेकिन उसने बच्चे की मॉम को ना काफी इजीली ढूंढ लिया था। डायरेक्टर बोल रहे होते अगर ऐसी बात है ना तो उस बच्चे की हेल्प लीजिए, जो भी हो 2 दिन के अंदर ये केस सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर चेयरमैन का काफी ज्यादा प्रेशर है। फिर अपने ऑफिस में आने के बाद में चीफ बोलते हैं कि हमारे पास में तो कोई एविडेंस है नहीं, लगता है कि वांग से बात करनी होगी, अभी भी ना वो उस लड़के के साथ में है, शायद से वो कुछ कर पाए। वहीं दूसरी तरफ हमारा मैक्स सोच रहा होता है कि मेरे पास में किसी को भी ढूंढने की एबिलिटी ना सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए थी, उसमें से 22 मिनट तो निकल चुके हैं। एक काम करता हूँ मैं 8 मिनट के अंदर ना उस ड्राइवर को ढूंढ लेता जिसने की एक्सीडेंट किया था, इससे मैं इस बच्ची को इंसाफ दिला पाऊंगा। फिर वो अपने पूरे फोकस के साथ में ड्राइवर को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। 2 बार मैक्स सही तरीके से फोकस न करने की वजह से सिस्टम उसको गलत लोकेशन बता देता है। मैक्स सोच रहा होता है मेरे को कैसे भी करके ना सही से फोकस करना होगा, क्योंकि मेरे पास में अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बाकी है। तभी सिस्टम उसको बताता है कि आपकी डेस्टिनेशन है हुआरोन बिल्डिंग का एरिया नंबर 1। फिर हमारा मैक्स पुलिस वाले को बोलता है कि आपको प्रमोशन चाहिए क्या, अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो मेरे को फॉलो करिए, क्योंकि जल्दी आप इस केस के हीरो बनने वाले हो। पुलिस ऑफिसर बोलते हैं बच्चे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। मैक्स बोल रहा होता है जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था ना वो हुआरोन एरिया के बिल्डिंग नंबर 1 में रह रही है, चलिए हम फटाफट से वहाँ पे चलते हैं वरना वो ड्राइवर भाग जाएगा। आगे हम देखते हैं मैक्स ऑफिसर 1 के साथ में हुआरोन एरिया में आ गया होता है। जब वो गेट के ऊपर नॉक करते तो कोई भी गेट को ओपन नहीं कर रहा होता। ऑफिसर 1 बोल रहे होते अगर आपने गेट को ओपन नहीं किया तो हमें गेट को तोड़ना होगा। तभी एक आंटी गेट को ओपन करते हुए बोलती है पुलिस ऑफिसर आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो। ऑफिसर बोल रहे होते हमें न्यूज आई है कि आपके घर में ना कुछ बहुत ही बड़ा क्राइम हुआ है, आप ये किसी पड़ोसी ने रिपोर्ट किया है, इसी वजह से हम लोग को चेक करना होगा। आंटी बोल रही होती है नहीं मेरे घर में तो ऐसा कुछ भी होना पॉसिबल ही नहीं, और जब तक आपके पास में सर्च वारंट नहीं होगा मैं आपको अपने घर के अंदर एंटर नहीं करने दूंगी। तभी मैक्स आंटी को धक्का देते हुए घर के अंदर एंटर कर जाता है और वो देखता है कि घर के अंदर वही कार पार्क्ड होती है जिससे कि थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। मैक्स बोल रहा होता है आपकी जो ये गाड़ी है टूटी कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने एक 4 साल की बच्ची को बेरहमी से ठोक के रास्ते में मरने के लिए छोड़ के आ गई हो और इसी वजह से शायद से आप गेट भी नहीं खोल रही थी। ऑफिसर बोलता है मैक्स इन लोगों को ना इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में जब इन लोगों को 4 डंडे पड़ेंगे ना तो अपने आप सारी की सारी सच्चाई ना बाहर आ जाएगी। तभी वो जो औरत होती है वो ऑफिसर के ऊपर अटैक करके भागने का ट्राई करती है, लेकिन सुपर स्पीड से वो ऑफिसर उस औरत को पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी की पूरी टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला भी लेते हैं। चीफ बोल रहे होते वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग का केस सोल्व हो गया। वैसे तुम्हारे नेबर ने बताया कि तुम रोजर फैमिली से बिलोंग करते हो। पहले मैं सोच रहा कि आखिर तुम्हारे पास में ना हर किसी का एड्रेस कैसे आ रहा है,
लेकिन जब मेरे को पता चला ना कि तुम रोजा फैमिली से बिलोंग करते हो, तब जाके मेरे को समझ में आया कि आखिर तुम क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में इतना कह जानते हो। रोजा फैमिली के पास में इतना बड़ा नेटवर्क है, किसी के बारे में पता लगा ना उनके लिए चुटकियों का काम है। और पहली बार रोजा फैमिली ने ना अपने इस काम का अच्छा यूज किया है। मैक्स बोल रहा होता है, हाँ अब हम रोजा फैमिली वाले ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं। हम लोग अपनी जिंदगी ना एक अच्छे सिटीजन के तौर पे बिता रहे हैं। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है, मैंने इस केस के चक्कर में अपने 20 एनर्जी पॉइंट खो दिए। तभी वो ऑफिसर मैक्स को अपना नंबर देते हुए बोलते हैं कि तुम्हें जिंदगी में कभी भी हम लोग की जरूरत पड़े ना तो पक्का से मेरे को कॉल जरूर करना। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि उस औरत ने लुल्लू का एक्सीडेंट जानबूझ किया था। रियल रीजन ये है कि लुल्लू के फादर वो औरत ना सेव ऑफिस के अंदर काम करते हैं और तकरीबन 3 साल से उन लोगों का अफेयर चल रहा था। लुल्लू के फादर ने उसे वादा भी किया था कि वो उसे शादी करेंगे, लेकिन सिर्फ वो अपनी बेटी की वजह से उसे शादी से इनकार कर दिया और सिर्फ इसी रीजन की वजह से लुल्लू उस औरत की नजर में कांटा बन गई। डे बाय डे लुल्लू की वजह से वो औरत उसके फादर दूर होते जा रहे थे। इसी वजह से उसे डिसीजन लिया कि वो लुल्लू को रास्ते से हटा देगी, लेकिन ये काम करने में भी वो फेल हो गई। पूरे के पूरे केस को कवर करने के बाद में सारा बोल रही होती है, मेरे बॉस ने मेरी काफी तारीफ करी है क्योंकि तुमने केस को सॉल्व किया था। इसी वजह से हमारे पास में ना एक्सक्लूसिव फोटोज थी और पता है अब कंपनी में मेरी जो जॉब थी ना वो पक्की हो चुकी है क्योंकि तुमने मेरी हेल्प करी है। इसी वजह से अब मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। फिर आगे वो लोग अच्छे रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। सारा मैक्स से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो मैं तुम्हें अपने दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ। वही शर्माते हुए मैक्स बोल रहा होते है, क्या गर्लफ्रेंड? नहीं, अभी तो मेरे पास में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसको सिस्टम से पॉइंट चाहिए। मैक्स बोल रहा होता है कि पॉसिबल होता तो मैं तुम्हारी सी लड़की को ना अपनी गर्लफ्रेंड बनाता। ये बात सुनने के बाद में सारा काफी शर्मा गई होती है। सारा बोलते, चलो आज मैं तुम्हें ना टेस्टी बियर टेस्ट कराती हूँ। तभी मैक्स बोलता है, मैं छोटा मैं बियर नहीं पी सकता। सारा बोलती है, हाँ मैं तो भूल ही गई थी। आगे हम देते हुए ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और ड्रिंक करते करते सारा काफी टली हो गई होती है। सारा बोल रही होती है, मैक्स एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम ना बहुत ही क्यूट हो। सिस्टम बता रहा होता है सारा कि आपको टच करने की वजह से आपको 8 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो सारा को उसके घर पे छोड़ देता है और वो अपने अंकल को बताता है कि आज सारा ने ना एक बहुत ही बड़े केस को कवर किया है। इसी खुशी में उसने आज काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली। अंकल बोलते हैं, मैक्स तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच में इस बच्चे को ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं। इसने इतनी ड्रिंक कर लिया, उसने सोचा भी नहीं किया कि इसको घर तक कौन छोड़ेगा। अच्छा हुआ कि तुम इसके साथ में थे, वरना आजकल के लड़के ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। फिर जैसे मैक्स अपने घर पे आता तभी उसकी मम चिल्लाते हुए बोल रही होती है, आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं गए? मैक्स बोलता है कि मैं सारा की हेल्प कर रहा था केस को रिकॉर्ड करने में, इसी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया। चिल्लाते हुए मैक्स की मॉम बोल रही होती है, सारा अपनी जॉब कर रही है और वहीं तुम्हें तो अभी अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम ही पास करने हैं। अगर तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाए ना तो तुम्हें सच में कैमरामैन का ही काम करना पड़ेगा। अब जाओ जाके पढ़ाई करो, इस सारे फालतू कामों में ना दिमाग मत लगाओ। मैक्स बोल रहा होता है, क्या फिर ने कॉल करके आपको मेरी कंप्लेंट करी है? ज्यादातर ना वही काम करता है। तभी मैक्स की मॉम बोल रही होती है, नहीं एक लड़की ने कॉल किया था जिसका नाम जिया था, वो मुझसे पूछती थी कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मैक्स को जो कि स्कूल आ गया होता है। तभी उसके पास में आते हुए टीचर जैंग बोल रहे होते हैं, मैक्स तुमने कल के टेस्ट को अटेंड नहीं किया था, इसी वजह से तुम चलो मेरे साथ में कल के सारे टेस्ट देने के लिए। जब मैक्स टीचर ऑफिस में बैठ के टेस्ट दे रहा होता है तभी वो देखता है कि सारे टीचर्स की नजर उसी के ऊपर होती है। मैक्स सोच रहा होता है, आखिर लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं? लगता है कि मैं बढ़ते मार्क्स की वजह से ना सभी को मेरे ऊपर शक होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं टीचर, जब तक मेरे पास में चैट जीपीटी सिस्टम है ना, आप लोग पता नहीं लगा सकते कि मेरे इतने कमाल के मार्क्स कैसे आ रहे हैं। फिर वो अपने सिस्टम का यूज करते हुए फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। वहीं उसकी खतरनाक स्पीड को देखते हुए टीचर्स काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। पेपर को सॉल्व करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, इतना आसान पेपर तो काफी इजिली सॉल्व हो गया। वहीं टीचर जैंग सोच रहे होते, ये टेस्ट पेपर ना वो नहीं था जो कि कल बच्चों ने दिया था। ये इतना हार्ड टेस्ट पेपर है कि ग्रेजुएट बंदे बिना इसको सॉल्व नहीं कर सकते। और ये बच्चा सिर्फ 45 मिनट के अंदर पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करके चला गया। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसे सारे के सारे आंसर सही करे हैं। खुश होते हुए टीचर जैंग बोल रहे होते, ठीक है मैक्स तो अपने क्लास में जाओ, जाके पढ़ाई करो। टीचर जैंग के पास में आते हुए दूसरे टीचर बोल रहे होते, इस बच्चे ने कुछ ज्यादा जल्दी पेपर को सॉल्व नहीं कर दिया, ऐसा लगा था कि ये बच्चा ना सही से क्वेश्चन को पढ़ तक नहीं रहा। दूसरी टीचर बोल रही होती है, इस पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे ना जिनको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर ही नहीं सकते, लेकिन वैसे क्वेश्चन का भी ये बच्चा ना रैंडमली आंसर करके चला गया। एक टीचर बोल रहे होते, पता है मेरे को ना इस बच्चे को देख के लगा था कि इसके पास में कोई ना कोई आंसर की पड़ी हुई है और ये आंसर की को ना कॉपी करके आंसर लिख रहा है। हालांकि हम लोगों ने देखा कि इसके पास में कोई भी आंसर की नहीं थी, लेकिन इसके लिखने का तरीका ना कुछ वैसा ही था। टीचर जैंग बोल रहे होते, शायद से आप लोगों ने ना पहली बार इस बच्चे को क्वेश्चन करते हुए देखा है, इसी वजह से आप लोग इतने शॉक्ड हो रहे हो। मैंने इससे पहले भी इस बच्चे का एक टेस्ट लिया था जिसकी टाइमिंग सिर्फ 20 मिनट थी, लेकिन फिर भी इस बच्चे ने ना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया था। और इससे बड़ी बात तो ये है कि लास्ट पेपर की तरह ही ना इस पेपर में भी इसके फुल मार्क्स आए हैं।
तभी सारे टीचर्स आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता, हम लोगों को भी चेक करने दीजिए। पेपर को चेक करते हुए टीचर बोल रही होती है आखिर इसने मैथ्स के क्वेश्चन को इतना इजीली कैसे सॉल्व कर लिया। अगर सच में ये बच्चा ना मैथ्स के क्वेश्चन को भी इतना इजीली सॉल्व कर पा रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारे चना को भी ना अपना आंसर मिल चुका है। दूसरे टीचर बोल रहे होते एक बच्चा जो कि हमेशा ना हर एग्जाम में फेल होता था वो एकदम से जीनियस बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये बच्चा चीटिंग करने के लिए हाईटेक एयरफोर्स का यूज कर रहा है। दूसरी टीचर बोल रही होती है ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं कि इसके पास में ईयरफोन भी होगा तो इसको क्वेश्चन तो नहीं पता होंगे ना। टीचर जैंग बोल रहे होते इसमें ना शक करने वाली कोई बात नहीं है, लगता है कि हमारा स्कूल काफी आगे जाने वाला है, क्योंकि मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस बच्चे का फ्यूचर ना बहुत ही ब्राइट है। जैसे ही मैथ्स क्लास में आता है वो देखता है सिल्ली को जो ये खुद तो सॉल्व कर रहा होता है। मैथ्स सोच रहा होता है ये कमी है ना हमेशा टफ क्वेश्चन को लेके आता है और बोर्ड पे सॉल्व करके हमेशा फ्लेक्स करता है। शिल्ली बोल रहा होता है पता है टीचर ने बोला है कि अगर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हम लोग को एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करने से कोई भी रोक सकता। जिन बोलता है सिल्ली तू बोर्ड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहा है, तू उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि हम लोग इतने हार्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख मेरे को पता है कि तेरे को शो ऑफ करने की बहुत ही आदत है, लेकिन ये क्वेश्चन ना तेरे औकात के पार है। जिया भी बोल रही होती है इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने का ना कोई मतलब नहीं। मैक्स बोल रहा होता है तुम लोग ना सिल्ली को एडवाइस मत करो, वो कहावत नहीं सुनी तुम लोगों ने, वो फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे, ये कहावत ना इसी के लिए बनी है। तभी सिल्ली बोल रहा होता है तुम लोग को पता है हमारे दोस्त मैथ्स के लिए ना सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, भले ही तुम लोग यहाँ पे 2+2 लिख दो या फिर ट्रिग्नोमेट्री, इसको आएगा तो दोनों में से कोई भी नहीं। तुम्हें पता है इसकी रोजा फैमिली के ब्लड लाइन में ना पढ़ाई नाम की चीज ही नहीं है, इसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है जो कि है गुड्डा बनना। मैक्स खड़ा होते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी ब्लड लाइन में तो पढ़ाई थी ना, तो भी तुमसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा। देखते हैं कि मैं इसको कर पाता हूँ कि नहीं, फिर अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है। फिर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए मैथ्स क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है और थोड़ी ही देर के अंदर वो पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर देता है। शॉक्ड होते हुए सिल्ली बोल रहा होता है तुमने ये कैसे किया। मैक्स बोल रहा होता है मेरे को तुमने खुद की तरह बेवकूफ समझा है क्या, हर किसी का दिमाग ना तुम्हारी तरह स्लो नहीं चलता। अगली बार तुम्हें कभी पढ़ाई में दिक्कत है तो बिना शर्म के ना मुझसे पूछ लेना, मैं तुम्हें पक्का से बता दूंगा। शिनली बोल रहा होता है लेकिन तुमने तो यहाँ पे बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट आंसर लिख दिया। मैक्स बोल रहा होता है देखो बहाने मत बनाओ, अभी वो लोग आगे कह रहे होते तभी वहाँ पे मैथ्स के टीचर आते हैं। टीचर बोल रहे होते तुम लोग एग्जाम्स आने वाले हो, तुम लोग पे बैठ के बहस कर रहे हो। तभी सिनली बोलता है टीचर मैंने एक बहुत ही टफ क्वेश्चन को सॉल्व करा था और सोचा था कि मैं सभी को सॉल्व करके इसको दिखाऊंगा, लेकिन देखिए ना मैथ्स ने ना बहुत ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बोर्ड को देखते हुए टीचर बोल रहे होते हैं मैथ्स तुमने इसको सॉल्व किया है, आखिर तुमने बिना किसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इतनी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया। ये तो बिल्कुल वैसे से कोई 1000 करोड़ की कैलकुलेशन अपने उंगलियों पे कर दे। ऐसी स्किल्स पूरी की पूरी हिस्ट्री में ना सिर्फ और सिर्फ कुछ जीनियस के पास थी। मैक्स बोल रहा होता है टीचर मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज तो किया था लेकिन मैं उसको यहाँ पे लिखना भूल गया। टीचर बोल रहे होते हैं ठीक है फिर जाओ जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। मैक्स सोच रहा होता है शायद टीचर्स को ना मेरे ऊपर शक है और मेरा डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर देना ना इन लोगों को शक को पक्का कर रहा है। अगली बार मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान रखूंगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करूं। क्लास में बैठा हुआ सिल्ली सोच रहा होता है ये कमीना मैक्स लुक्स और फाइटिंग में तो मुझसे बेहतर था ही, ऊपर से इसका सरनेम और इसकी फैमिली भी ना काफी कूल है। पढ़ाई वो इकलौती चीज थी जिसके अंदर मैं इसे काफी आगे था, पर अब ये चीटिंग करके ना उसमें मुझसे काफी आगे निकल चुका है। मेरे दोस्त वांग ने भी इसको सबक सिखाने का ट्राई किया था लेकिन इसने तो उसको ही पी डाला। अब वक्त आ चुका है कि मैं इससे अपना प्रभाव बदलूं और अब भले उसके लिए मुझे कुछ खतरनाक रास्तों का यूज करना पड़ेगा ना तो भी मैं करूँगा। फिर वो क्लास से बाहर निकलते हुए ब्रदर लियो को कॉल करता है। ब्रदर लियो बोलते हैं शिनली तुमने मुझे क्यों कॉल किया। शिनली बोल रहा होता है एक बंदा है जो ये क्लास में ना काफी दिक्कतें खड़ी कर रहा है, उस कमीने को सबक सिखाना था। लियो बोलता है थप्पड़ मारने का 2000 और इसी तरीके से पीटने का 5000। शिनली बोल रहा होता है बढ़िया से पिटाई करनी है, इसी वजह से मैं तुम्हें 5000 ट्रांसफर कर रहा हूँ, कल मुझे वो कमीना पिटा हुआ दिखना चाहिए। वैसे हाँ टारगेट का नाम है मैक्स डी रोजर्स। छुट्टी होने के बाद में फिन बोलता है मैक्स मुझे कुछ काम था इसी वजह से मैं दूसरे रास्ते से घर जा रहा हूँ, तुम जाते वक्त अपना ख्याल रखना। वही मैक्स को देखते हुए बंदा बोल रहा होता है बॉस के ये हमारा टारगेट है। लियो बोल रहा होता है हाँ यही है वो कमीना मैक्स डी रोजर्स, चलो ब्रदर्स फटाफट से इस कमीने को घेर लो। ये बोलते हुए सभी के सभी मैक्स के सामने आ जाते हैं। मैक्स बोल रहा होता है क्या मैं यहाँ पे लॉलीपॉप बांट रहा हूँ जो कि तुम लोग यहाँ पे आके मेरे सामने खड़े हो गए हो। तभी जो लियो होते हो मैक्स के ऊपर अपने बैट से अटैक कर देता है, पर उसके अटैक को डॉज करते हुए मैक्स उसको बहुत ही खतरनाक मुक्का मारता है और सिर्फ एक पंच के अंदर ही लियो बेहोश हो गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है कल घर देश जाने की वजह से ना मॉम ने मुझे बहुत ही डांटा था, तो अब जिस को मेरे हाथों से मार खानी है ना वो फटाफट से आगे आ जाओ क्योंकि तुम लोग के चक्कर में ना मेरे को घर लेट नहीं जाना। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं लियो इतनी जल्दी हार गया, वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग भी इतने कमजोर नहीं, हम इस कमीने की हड्डियां तोड़ देंगे।
तभी जो मैक्स होता है वो एक एक करके उन सभी को पीटना स्टार्ट कर देता है। पीटते हुए मैक्स सोच रहा होता है मुझे अपनी स्ट्रेंथ को लिमिट में यूज करना पड़ेगा वरना इन लोगों को नजर लग सकती है। तभी उनमें से एक मैक्स के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है ग्रैंडपा आखिर आपने मेरे को 8 साल की एज के बाद में मार्शल आर्ट को क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दिया। अगर आपने मेरे को मार्शल आर्ट सीखने दिया होता ना तो आज मेरे को यहाँ पे एक भी डंडा नहीं पड़ता। तभी मैक्स के पास में आते हुए डिंग बोल रहा होता है लड़के तुम ना सच में फाइट करने में बहुत ही अच्छे हो, चलो फटाफट से हमारे हाथों से थोड़ी सी मार खा लो ताकि हमारा मिशन पूरा हो जाए। अगर तुमने ज्यादा हाथ पाँव चलाया ना तो हम तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ देंगे। मैक्स बोल रहा होता है मैं कब से यहाँ पे तुम लोगों को हल्के से मारा था, ये सोचे कि तुम लोगों ने ना शायद मेरे ऊपर ऐसा अटैक कर दिया है, लेकिन अब जबकि मेरे को पता चल चुका है कि तुम लोग प्रोफेशनल गुंडे हो तो मैं भी तुम लोग को प्रोफेशनली ही मारूंगा। डिंग बोल रहा होता है लड़के हम में से एक को बेहोश करने के बाद में ना ये मत सोचना कि तुम भी ब्रूस ली हो, बड़ी बड़ी फेंकने से ना फाटे नहीं लड़ी जाती। ये बोलते हुए मैक्स के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन तभी मैक्स उसके बैट को पकड़ते उसे गले से उठा देता है और बाकी बंदे मैक्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मारते हुए बंदे बोल रहे होते हम इसको लोहे की बैट से मारे, लेकिन फिर भी ये बंदा नहीं छोड़ रहा। तभी मैक्स डिंग के मुंह पे लगातार पंच मारना स्टार्ट कर देता है और मैक्स उसको तब तक मारता रहता कि उसके सारे के सारे दांत नहीं टूट जाते। अपने बॉस की हालत को देखते हुए बाकी सारे बंदे काफी तक घबरा गए होते हैं। तभी लियो और बाकी सारे बंदे हिम्मत करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं हाथ में पाइप लेते हुए मैक्स बोल रहा होता है अब असली मजा आएगा, तुम्हें लोहे की पाइप से मारने में बहुत ही मजा आ रहा था ना, अब खा के देखो कि लोहे की पाइप से लगती कैसी है। ये बोलते उन सभी को एक ही साथ में पीट देता है। भागते हुए डिंग बोल रहा होता है ये कमीना तो मॉन्स्टर है, लेकिन तभी मैक्स उसको किक करते हुए पटक देता है। उसका गला पकड़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है मुझे बताओ कि मुझे पीटने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। तभी डिंग बोलता है हमारे धंधे का उसूल है, जान दे देंगे लेकिन काम देने वाले का नाम नहीं देंगे। तभी मैक्स डिंग को थप्पड़ लगाना स्टार्ट कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही बॉलीवुड की मूवीज देख ली है। तभी डिंग बोलता है प्लीज मुझे मारना बंद करो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने मारने के लिए बोला है, मेरे को तो बस मेरे बॉस ने बोला कि तुम्हें पीटना है। मैक्स बोल रहा होता है तो फिर जाके अपने बॉस को बोल देना कि आज के बाद में ना वो कभी भी मेरे सामने ना आए। अगली बार अगर तुम लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया ना तो मैं इस बार तुम लोग को जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम लोग को यहीं पे दफना दूंगा। तो इसी वजह से पहले 100 बार सोच लेना उसके बाद में अटैक करना। और हाँ अपने दोस्तों के यहाँ से लेके निकल जाओ इससे पहले कि पुलिस आ जाए। मैं तो रोजा फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं तो छूट जाऊंगा, पर इतनी कम एज में तुम लोग का फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये बोलते हुए हमारा मैच वहाँ चला जाता है। वहीं एक बंदा लियो के पास में आते हुए बोल रहा होता है अब हम क्या करेंगे। लियो बोल रहा होता है उस कमीने सिल्ली ने हम लोग को बताया नहीं कि हमारी फाइट ना इतने टफ बंदे से हो रही है। उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे ना एक पढ़ाकू बंदे को पीटना है, अब 5,000 चला तो हमारी इलाज में लग जाएंगे। तभी उसका साथी बोलता है एक बंदे ने हम सभी को पीट दिया, अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो हमारा नाम कितना खराब हो जाएगा ना। लियो बोल रहा होता है मेरे पास में काफी अच्छा आइडिया है, इस कमीने मैच की किस्मत में ना मार खाना लिखा जा चुका है, अब भले ये काम हम करें या फिर हमारे बॉस। फिर वो डिंग के पास में आते हुए बोलता है तुम ठीक हो ना। डिंग बोलता है लेकिन उस कमीने ने मार मार के मेरे सारे दांत तोड़ डाले। लियो बोल रहा होता है चलो तो काफी अच्छा है, अभी हम सभी की कंडीशन ना काफी ज्यादा खराब है, हम फटाफट से मार्शल लियांग के पास में चलते हैं। जब वो देखेंगे ना कि किसी ने उनके साथी को इतनी बुरी तरीके से मारा है तो वो पक्का से हम लोग का रिवेंज लेंगे। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते अगर मार्शल लियांग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना तो पक्का से वो कमीना मैक्स तो नहीं बचने वाला। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मार्शल लियांग को जो कि एक बंदे से हफ्ता वसूल कर रहा होता है। शॉपकीपर बोल रहा होता है आजकल बिजनेस ना इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या आप प्लीज प्रोटेक्शन फीस को थोड़ा सा कम कर सकते हो क्या। लियांग बोल रहा होता है मिस्टर झाओ आपका बिजनेस लोगों से चलता है और हमारा बिजनेस आपसे चलता है, देखिए अगर आप प्रोटेक्शन फीस दे रहे हो तो आपके दुकान के ऊपर ना कभी भी कोई खतरा नहीं आता, लेकिन अगर आपने प्रोटेक्शन फीस देना कम किया और कभी किसी और गैंग ने आपके ऊपर अटैक कर दिया तो हम लोग आने में देर हो सकती है। अगर हमारे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट देर आने की वजह से किसी ने आपके पूरे के पूरे दुकान को डिस्ट्रॉय कर दिया ना तो आपका बहुत ही भारी नुकसान हो जाएगा, तो इसी वजह से फायदे में रहो, पूरी की पूरी वसूली दो, क्या पता तुम्हारी दुकान तक पहुंचने से पहले तुम्हारी दुकान डिस्ट्रॉय हो जाए। मिस्टर झाओ बोल रहे होते क्या प्लीज थोड़े चार्जेस को कम नहीं कर सकते। तभी झाओ कॉलर पकड़ते हुए लियांग बोल रहे होते टकले में कब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ, अगर तूने एक बार और कीमत को कम करने के लिए कहा ना तो मैं तेरे को पक्का जान से मार डालूंगा। तुझे क्या लगता है क्या तू यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आया है क्या, जो कि अपनी बार्गेनिंग स्किल्स मेरे ऊपर यूज कर रहा है। तभी मिस्टर झाओ का बॉडीगार्ड बोल रहा होता है तुम हमारे मिस्टर झाओ के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, और आखिर यहाँ पे ये कैसे गुंडागर्दी है, क्या यहाँ पे कोई नियम और कानून नहीं है क्या। लियांग बोल रहा होता है यहाँ का नियम भी मैं हूँ और कानून भी मैं हूँ, लगता है ना कि तू इस इलाके में नया है इसी वजह से तेरे को पता नहीं कि मैं इस इलाके का बाप हूँ, अगर मैं टकले को मार के यहाँ पे गाड़ भी दूं ना तो भी पुलिस में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लियांग को तो गुस्से में देख के झाओ बोल रहा होता है प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, मैं पूरी की पूरी प्रोटेक्शन फीस देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप इस बच्चे को माफ कर दीजिए। लियांग बोल रहा होता है अगर मैंने इसको आज माफ कर दिया तो इसकी हिम्मत ना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी,
इसी वजह से इसकी हिम्मत तोड़नी जरूरी है। ये बोलते उस बॉडीगार्ड को काफी खतरनाक पंच मार देता है। बॉडीगार्ड की कंडीशन को देखते हुए झाओ बोल रहा होता है, मैं प्रोटेक्शन फीस को ना 10 गुना बढ़ा रहा हूँ, क्या मैं प्लीज अपने बॉडीगार्ड को ऐसे लेके चला जाऊं? लियांग बोल रहा होता है, अब तुमने कही ना सही बात, अगर तुमने पहले ये कर लिया होता ना तो इस बेचारे को घायल नहीं होना पड़ता। तभी जो कियांग होती है बदल लियांग के कंधे दबाने लगती है। कियांग बोल रही होती है, हमारे बदल लियांग को ना इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। लियांग बोल रहा होता है, गुस्सा करने का मन तो मेरा भी नहीं करता, लेकिन जब कोई पैसे की बात करता है ना तो मेरे को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वहाँ पे लियो उसके बंदे आ जाते हैं। लियांग पूछता है, आके तुम लोग के साथ में ये क्या हुआ? लियो बोलते है, बदल लियांग हम सभी लोगों को ना पीटा गया है। लियांग बोल रहा होता है, तुम लोग की हालत देख के लग रहा है कि तुम कोई ना कोई गैंग वॉर करके आ रहे हो, कितने बंदों तुम लोग को मिलके पीटा है? तभी लियो बोलता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा था, एक नॉर्मल सा हाई स्कूलर। गुस्सा करते हुए लियांग बोल रहा होते है, 4 प्रोफेशनल गुंडे एक हाई स्कूल के बच्चे के हाथों पिट के आ गए, और अब तुम लोग यहाँ पे आके चीज मेरे को ब्रेवली बता भी रहे हो। क्या तुम लोग को घर पे खाना नहीं मिलता है कि तुम लोग इतने कमजोर हो चुके हो? और अगर तुम लोगों को लगे कि तुम फाइट जीत नहीं सकते तो फिर आके तुम लोगों ने एक हाई स्कूलर से फाइट करी ही क्यों? तभी लियो बोलता है, बॉस लियांग हम लोग के पास में फाइट करने का एक बहुत ही बड़ा रीजन था। आज मुझे मेरे बहुत ही पुराने दोस्त ने कॉल करा और उसने हेल्प मांगी। आपको तो पता ही है ना कि हमारे सबसे ऊपर दोस्ती आती है, इसी वजह से मैं सोचा कि मैं उस कमीने को सबक सिखाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कमीना ना इतना पावरफुल निकलेगा। आपको पता है उसने मुझे पीटते हुए क्या बोला? उसने मुझे बोला कि बॉस लियांग ना कुत्ते का बच्चा है, और उस कुत्ते के बच्चे के साथ ही ना बिल्ली के बच्चे हैं, सभी के सभी बहुत ही वीक और बेकार है। बॉस लियांग बोल रहे होते हैं, हाई स्कूलर की इतनी मत कि वो हमारे बारे में बकवास करेगा। लियो बोल रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने डिंग को तो इतना पीटा है ना कि उसके सारे के सारे दांत टूट गए। लियांग बोल रहा होता है, तुम लोगों ने काम करने के लिए कितने पैसे लिए है? तभी लियो बता रहा होता है, पूरे 3000 युआन। लियांग बोल रहा होता है, 2000 मेरे को दे दो और 1000 का यूज करते हुए अपना इलाज करा लो। वैसे वो कमीना कौन से के हमारे बारे में सही फालतू बकवास करी है? तभी लियो बोल रहा होता है, उस कमीने का नाम है मैक्स डी रोजर। लियांग सोच रही होती है, क्या ये तो मेरे क्लास के मैक्स की बात कर रहा है? लियांग बोल रहा होता है, क्या तुम इस मैक्स को जानती हो क्या? लियांग बोल रही होती है, ये कमीना मेरा डेस्कमेट है। आपको पता है जो लड़का है ना मैक्स, ये बहुत ही बुरा है, ये मौके का फायदा उठाते हुए मेरे को टच करने का ट्राई करता है। अगर आप इसको सबक सिखा ही रहे हो ना तो आप इसको 2 मुक्के मेरी तरफ से ही मारना। लियांग बोल रहा होता है, इस कमीने की इतनी मत होगी कि मेरी गर्लफ्रेंड के ऊपर हाथ डालेगा। कियांग बोल रही होती है, इस कमीने को सबक सिखाने के लिए ना मेरे पास बहुत ही कमाल का आइडिया है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो कि हमेशा इसका साथ देती है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। लियांग बोल रहा होता है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही खूबसूरत है क्या? कियांग बोल रही होती है, हाँ वो हमारे कैंपस की नंबर 1 ब्यूटी है, वो मेरी जितनी खूबसूरत तो नहीं लेकिन मेरे बाद में ना सबसे खूबसूरत है। लियांग बोल रहा होता है, इसका मतलब आज मेरे राइट में तुम और लेफ्ट में लड़की होने वाली है। कियांग बोल रही होती है, मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे पहले उस कमीने मैथ्स को सबक सिखाओ। जिया के साथ तुम्हें जो भी करना हो तुम कर लेना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मैथ्स को जो कि बोल रहा होते हैं, उन कमीनों की वजह से मेरे कपड़े ना काफी तक खराब हो चुके हैं। अगर मैं इस हालत में घर पे गया तो डैड को पता चला कि मैंने फाइट करी है और फालतू में इस सिटी में गैंग वॉर स्टार्ट हो जाएगी। आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिसकी वजह से मैं बच जाऊं और डैड को पता नहीं चले कि मैंने फाइट करी है। तभी मैथ्स के पीछे सराहते हुए बोल रही होती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? काफी देर हो गई, तुम घर क्यों नहीं गए? तभी उसको देखते हुए मैथ्स काफी सो रहा आता है। सारा बोल रही होती है कि तुमने फाइट करी है और अब तुम ये सोच रहे हो कि तुम घर कैसे जाओ, क्योंकि अगर तुम्हारे डैड ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें डांटेंगे। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, अब अपना मुंह बंद करो, मैं पीछे पीछे आओ। मैक्स बोल रहा होता है, लेकिन सारा हम जा कहाँ रहे हैं? कहीं तुम मुझे बेवकूफ बना के घर तो लेके नहीं जाओगी ना? तभी सारा मैक्स को खुद के घर पे लेके आ जाती है। मैक्स बोल रहा होता है, अंकल आंटी कहाँ पे? आज घर पे नहीं दिख रहे। सारा उसको बताती है कि आज मेरी कजिन की शादी थी, इसी वजह से वो लोग ना आज वापस नहीं आएंगे। तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए फर्स्ट एड किट लेके आती हूँ। मैक्स सोच रहा होता है, अभी घर में सिर्फ और सिर्फ हम दोनों है, ये पॉइंट्स कमाने का ना बहुत अच्छा मौका हो सकता है। तभी सारा मैक्स के चेहरे के ऊपर ऑर्नमेंट लगाने लगती है। सारा मैक्स को बोल रही होती है, तुम अपना सर उतारो, मेरे को तुम्हारी बॉडी को चेक करना है। लेकिन तभी वहाँ पे बॉडी को चेक करते करते सारा मैक्स को किस कर देती है। सिस्टम मैक्स को बताता है कि आपको यहाँ पे किसकी वजह से 30 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। अभी उन दोनों के बीच में सिस्टम होने ही वाला होता है, तभी मैक्स के कंधे के ऊपर जोर का झटका लगता है। सारा बोलती है, मैक्स तुम ठीक तो हो ना? मैक्स बोल रहा होता है, मेरी पीठ के ऊपर ना काफी चोट रखी है, इसी वजह से मेरी पीठ बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रही। जैसे ही सारा चेक करती है तो सच में मैक्स के पीठ के ऊपर काफी चोट रखी होती है। सारा मैक्स को बोलते है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस घाव का इफेक्ट ना तुम्हारे बैकबोन में भी पड़ा हो।
तभी मैक्स बोलता है इतनी भी गहरी चोट नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर सारा मैक्स की बॉडी के ऊपर ऑइंटमेंट लगाई जाती है। सारा बोल रही होती है थोड़ी देर के लिए शर्ट मत पहना, इसको सूखने दो। वही मैक्स सोच रहा होता है इतने बेकार टाइम पे ही दर्द होना था क्या? आज नहीं तो कम से कम मेरे को 1000 एनर्जी पॉइंट का नुकसान हुआ है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मेरे को फिर से एनर्जी पॉइंट कमाने का मौका मिलेगा और उस वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं चुकूंगा। तभी वहाँ पे सारा के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। मैक्स सोच रहा होता तो चीफ एडिटर का कॉल है, पक्का से सारा के काम से रिलेटेड ना कुछ बहुत ही अर्जेंट होगा। फिर वो गेट के ऊपर नॉक करते हुए बोल रहा होता है सारा तुम्हारे फोन के ऊपर ना कॉल आ रहा है। वही शर्माते हुए सारा बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। मैक्स बोल रहा होता है वो तुम्हारे फोन के ऊपर ना चीफ एडिटर भाई का कॉल आ रहा था, मेरे को लगा कुछ बहुत ही अर्जेंट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे आ गया। तभी जो सारा होती है मैक्स को अपने कमरे में ले लेती है। सारा बोल रही होती है फटाफट से आके इस वार्डरोब में छुप जाओ। चीफ एडिटर बाई मेरी दोस्त जो कि स्टेशन के पास रहती है, अगर वो कॉल कर रही है इसका मतलब डैड सारी जल्दी वापस आ गए। वार्डरोब में छुप जाओ, जब तक मैं क्लियर ना करूँ कि डैड वापस आए हैं कि नहीं, बाहर मत निकलना। तभी हम देखते हैं घर के अंदर सारा के डैड आते हैं और उससे पूछते हैं घर पे कोई आया था क्या, क्योंकि उन्होंने किसी की बात करने की आवाज सुनी है। सारा बोल रही होती है मैं अपने दोस्त भाई से बात कर रही हूँ। सारा के डैड बोल रहे होते हैं मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा ऑइंटमेंट की स्मेल क्यों आ रही है, क्या तुम्हें चोट लगी है क्या? सारा बोल रही होती है हाँ, टीवी स्टेशन पे काम करते हुए ना मेरे को चोट लग गई थी, इसी वजह से मैंने ऑइंटमेंट लगाया है। ठीक है डैड, मैं जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मेरे को सुबह टीवी स्टेशन जाना है। फिर वो गेट को बंद करते हुए मैक्स को बोलते है कि तुम बाहर आ जाओ, मैंने गेट को लॉक कर दिया है। सारा बोलती है मेरे डैड को ना बहुत जल्दी सोने की आदत है, वो पक्का से 2 मिनट के अंदर सो जाएंगे, उसके बाद में तुम घर जा सकते हो। वही आधे घंटे के बाद में हमारा मैक्स सारे घर से बाहर निकल गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है मेरे को लगा था कि मैं अपनी जिंदगी को डिग्निटी से जीऊंगा, कभी भी छिछोरे और आवारा लड़कों की तरह ना बिहेव नहीं करूंगा, लेकिन आज देखो आज मैं कहाँ हूँ। मैं नंगा पुंगा होके चुपके चुपके लड़की के घर से बाहर निकल रहा हूँ और कमाल की बात तो ये है कि मेरे को ये सारा काम करने में ना शर्म भी नहीं आ रही। मेरा ठरकी सिस्टम ना मेरे को ठरकी बना के रहेगा। अगले दिन हमारा मैक्स स्कूल वापस आ गया होता है। मैक्स को देखते हुए सिल्ली सोच रहा होते तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर आखिर में 5000 लेके उस लू ने किया क्या? फिर वो कॉल करते हुए ल्यू के ऊपर चलाते हुए बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज मेरे को मैक्स दिखाना चाहिए, वो तो एकदम सही सलामत क्लास में बैठा हुआ है, लगता है कि तुम लोगों ने अपना काम नहीं करा। तभी ल्यू चिल्लाते हुए बोलता है मैंने ना तुमसे घटिया एम्प्लॉयर आज से पहले कभी नहीं देखा, सबसे पहले तुमने हमारे टारगेट की सही इन्फॉर्मेशन हम लोग को नहीं दी, इस कमीने के स्ट्रेंथ के बारे में तुमने हम लोग को पहले क्यों नहीं बताया। और हाँ तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम लोगों ने ये काम अपने बॉस को दे दिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा, हम तुम्हारे पैसे नहीं खाने वाले। हाँ पर अगली बार ना चला के बोलने से पहले 100 बार सोच लेना, 5000 रूपए में तुमने हमें कोई खरीद नहीं लिया है। शिनली बोलते हैं ठीक है मुझे माफ करना, मुझे बस इस कमीने मैक्स को कमजोर आचार देखना है, इसको सही सलामत देख के मेरे को सहन नहीं हो रहा। तभी सिनली के पास में आते हुए कियांग बोल रही होती है मेरे को लगा ही था कि मैक्स से नफरत करने वाले ना तुम ही हो, जो कि उसको पिटवाने के लिए गैंगस्टर को हायर कर सकता है। शिनली बोल रहा होता है आखिर तुम्हें कैसी बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। कियांग बोल रही होती है देखो यहाँ पे ना इनोसेंट मत बनो, मैं बॉस लियांग की गर्लफ्रेंड हूँ और मेरे सामने ही ल्यू ने सारी बातें बॉस लियांग को बताई थी, ऊपर से मैं भी चाहती हूँ कि वो कभी ना मैक्स मार खाए, मैंने भी अपनी तरफ से लियांग को भड़का दिया ताकि वो उस कमी ने मैक्स को ना इस तरीके से पीट दे, टेंशन मत लो मैक्स नहीं बचने वाला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जिया उसकी दोस्त लंच करने के लिए जा रहे होते हैं। मैक्स उससे पूछते है जिया कि तुम कहाँ जा रही हो, तभी जिया उसको बोलती है मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? मैक्स बोलता है नहीं मुझे कुछ काम था। तभी जिया की दोस्त बोल रही होती है मैक्स को ज्यादा ही हैंडसम नहीं हो गया, लगता है कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं करा कि हमारे क्लास का सबसे हैंडसम बंदा मैक्स है, ये इतना जेंटल और काइंड है ना कि कभी कभी भरोसा करने ही मुश्किल होता है कि गैंगस्टर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। जिया बोल रही होती है मेरे को क्यों नहीं पता चला कि मैक्स और भी हैंडसम हो चुका है। तभी जिया का मजाक उड़ाते हुए उसकी दोस्त बोलती है इसी वजह से क्योंकि तुम दिन भर ना सिर्फ उसी को देखती रहती हो, इसी वजह से उसके अंदर आए हुए चेंजेस को ना तुम देख ही नहीं पाती, पूरी क्लास में सभी को पता है कि तुम मैक्स को कितना पसंद करती हो। शर्माते हुए जिया बोल रही होती है देखो तुम्हें फालतू बातें मत करो, हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। आगे हम देखते स्कूल की छुट्टी हो गई होती है और लियांग के बंदे स्कूल के बाहर वाली गली में उसका वेट कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर सैन, बॉस ने कहा था कि अगर हम लोग को मैक्स ना मिले ना तो उसकी गर्लफ्रेंड को उठा के लेके आ जाए, और वो देखिए वो रहे उसकी गर्लफ्रेंड जिया, वो बिल्कुल अकेली है, उसको उठाने का ना ये बेस्ट टाइम है। थोड़ी देर बाद में मैक्स के पास में दौड़ते हुए जिया की दोस्त आती है। मैक्स बोल रहा होता है क्या हुआ बीवी, आखिर तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो, और आखिर जिया कहाँ पे है, तुम दोनों तो घर जा रहे थे ना।
वी बताती है कि कुछ गुंडों ने जिया को किडनैप कर लिया। वहाँ पे कोई था भी नहीं, इसी वजह से हम हेल्प के लिए भी किसी को बुला नहीं पाए। ये सुनते ही कि जिया किडनैप हो चुकी है, दौड़ते हुए मैक्स स्कूल के बाहर जाता है, लेकिन तब तक वो लोग जिया को लेके जा चुके होते हैं। तभी मैक्स के फोन के ऊपर लियांग का कॉल आता है। लियांग बोल रहा होता है, मैक्स डी रोजर, अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए ना तो पहाड़ी के पीछे वाली जगह पे आ जाओ। अगर तुम वक्त रहते हुए यहाँ पे आ गए तो तुम इसको बचा लोगे, और अगर तुम यहाँ पे नहीं आए ना तो कल तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी बन चुकी होगी। मैं आज रात को उसको ऐसे ट्रीट करूंगा ना कि वो कल से तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएगी। मैक्स बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन और तुमने जिया को क्यों पकड़ा? लियांग बोल रहा होता है, अगर तुम्हें ये सब कुछ जानना है तो फटाफट से पीछे वाले जंगल पे आ जाओ। मैक्स सोच रहा होता है, पक्का से ये एक ट्रैप है, लेकिन अगर मैंने पुलिस को कॉल करा तो वो लोग ना जिया के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि वहाँ पे जाने में खतरा है, लेकिन मेरे को जिया के लिए ना ये खतरा उठाना पड़ेगा। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो जंगल में आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें ऐसा बोला था, मैं बिल्कुल अकेला आया हूँ, अब एक काम करो, तुम जिया को छोड़ दो। हंसते हुए लियांग बोल रहा होता है, तुम्हें पता है तुमने आने में ना पूरे 15 मिनट लगाए हैं, और अब 15 मिनट के अंदर मेरा मन चेंज हो चुका है, और मैं तुम्हें यहाँ पे पीटूंगा भी और तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करूंगा। तुम्हें पता है मुझे ये काम करने में ना बड़ा ही मजा आएगा। मैक्स सोच रहा होते तो वही लड़के जिनको मैंने कल पीटा था, कल के मुकाबले यहाँ पे ना और भी ज्यादा बंदे हैं। आज मैं बिल्कुल भी फाइट करते वक्त ना होल्ड बैक नहीं कर सकता, क्योंकि जिया की जिंदगी की बात है। फिर जो हमारा मैक्स होता है वहाँ पे उन लोगों के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लियांग बोल रहा होता है, मैक्स डी रोजर, सच में तुम फाइट करने में ना बहुत ही अच्छे हो। तुम यहाँ पे 10 बंदों से एक साथ फाइट कर रहे हो, वो भी तब जबकि तुमने कभी मसला ट्रेनिंग भी नहीं करी। उन लोगों को पीटते हुए मैक्स सोच रहा होता, अगर मुझे मेरे ग्रैंडपा नहीं रोका होता ना तो मैं तुम्हें दिखाता कि आखिर मसला होती क्या है। तभी जो लियो होता है वो पीछे से मैक्स के पाँव के ऊपर अटैक कर देता है, और टकला बंदा उसके चेस्ट के ऊपर हिट करते उसको जमीन पे गिरा देता है। लियांग बोल रहा होते, तुम इतना ही कर सकते थे, अब तुम्हारी सजा तो पूरी हो गई, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बारी। ये बोलते हुए मैक्स को काफी खतरनाक पंच मार देता है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट क्या अपनी स्ट्रेंथ को डबल करना चाहोगे? 4 एनर्जी पॉइंट के बदले में आपकी स्ट्रेंथ ना 10 मिनट के लिए डबल हो जाएगी। तभी अपने पॉइंट्स को यूज करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, कमीने सिस्टम, मैं कब से यहाँ पे मार खा, तुझे पहले नहीं बोलना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, दे सही, और मैं इन लोग को दिखाऊंगा कि आखिर पार होती क्या चीज है। तभी फिर से एक बंदा मैक्स के ऊपर बैट से अटैक करता है, लेकिन सिर्फ एक पंच के अंदर मैक्स उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अपने हाथ में बैट को लेते हुए मैक्स बोल रहा होता है, समझ लो कि ये तुम लोग हो। फिर वो उस बैट को मोड़ते हुए बोल रहा होता है, इस बैट की तरह ही ना अब मैं तुम लोग को मोड़ने वाला हूँ। अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम लोगों को अमूल का दूध पिलाया है ना तो फिर आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। वही वहाँ पे मैक्स की इतने स्ट्रेंथ को देखते हुए सभी लोग की फट गई होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए लियो और टकला बंदा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पंच के अंदर मैक्स उन लोगों को नॉक कर देता है। घबराते हुए लियांग बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी मॉन्स्टर स्ट्रेंथ है? मैंने पावरफुल तो काफी सारे लोग देखे, लेकिन इसके पास में सिर्फ और सिर्फ खड़े होने की वजह से ना मेरे को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इसकी एनर्जी इतनी डेंस हो चुकी है कि मेरे को घेरे जा रही है। भागते हुए लियांग बोल रहा होता है, तुम ऐसे मॉन्स्टर से फाइट करने का ना मेरे को कोई भी शौक नहीं, और वैसे भी मैं अनाथ हूँ, इसी वजह से मैंने कभी भी अमूल का दूध नहीं पिया। तभी उसका पीछा करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मेरी जिया के साथ में ऐसा बिहेव करने के बाद में तुम भागने की सोच रहे हो। मैक्स उसका पीछा कर ही रहा होता है, तभी वो अपने कार के अंदर बैठते हुए मैक्स को ठोकने का ट्राई करता है। लियांग बोल रहा होता है, भले ही तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना होता, लेकिन तुम कार को तो नहीं रोक सकते ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक अटैक के अंदर मैक्स लियांग के कार की डिक्की खोल देता है। लियांग को बाहर निकालते हुए मैक्स बोल रहा होता है, जिया कहाँ है? तभी लियांग बोलता है कि वो गाड़ी की डिक्की में है। जिया के पास में जाते हुए मैक्स जिया को गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। मैक्स बोल रहा होता है, मुझे माफ करना, तुम्हें काफी परेशानी हुई। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके 4 मिनट पूरे होते हैं। मैक्स जिया को बोल रहा होता है, जिया तुम प्लीज घर वापस चले जाओ, उन कमीनों को सबक सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वरना वो फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए वापस आएंगे। वह तो वो लोग भाग गए थे, लेकिन वो लोग ना ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। जिया बोल रही होती है, मैक्स प्लीज मत जाओ। मैक्स बोल रहा होता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें फिर से स्कूल लेके चलता हूँ, वहाँ पे अपने कपड़े ठीक करने के बाद में तुम अपने घर वापस चले जाना। जब वो लोग वापस स्कूल आते हैं तो मैक्स जिया को बोल रहा होता है, अब से तुम अपने घर ना अपने दोस्तों के साथ ही जाना, अकेले जाने में बहुत ही खतरा है। वही हम देखते हैं विवी ने जिया के और भी काफी सारे दोस्तों को स्कूल बुला लिया होता है। जिया के दोस्त बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि जिया बिल्कुल ठीक है, फटाफट से वापस क्लास में आ जाओ, टीचर शायद से स्कूल में ही है, कहीं वो तुम लोग को देख ना ले। तभी उसके पास में आते हुए टीचर सन बोल रहे होते हैं, वहीं पे रुको बच्चों, आखिर तुम इतने क्लोजली क्यों खड़े हो? टीचर सन बोल रहे होते हैं, मेरे को लगा था कि ये नॉर्मल बच्चे होंगे, लेकिन इनमें से एक मैक्स है जो कि हमारे स्कूल का जीनियस है, वहीं दूसरी है जिया जो कि हमेशा अपने क्लास में टॉप करती है। इतने ब्रिलियंट बच्चों को मैं पनिश नहीं कर सकता, पर आखिर ये लोग इतने क्लोज क्यों है? फिर टीचर सन चलाते हुए बोल रहे हो, तो तुम लोग को पता है ना कि तुम लोग स्कूल में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रह सकते। अच्छे स्कूल आने का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग स्कूल में ही सब कुछ करोगे। तभी मैक्स बोल रहा होता है, टीचर सन आप ना हम लोग गलत समझ रहे हो, मैंने जिया को इसी वजह से पकड़ रखा क्योंकि उसको चोट रखी है,
टीचर सन बोल रहे होते क्या जिया को चोट आई है, फटाफट से इसको लेकर तो मेडिकल रूम में जाओ। तभी जिया को गोद में लेते हुए मैक्स बोल रहा होते चल नहीं सकती, इसी वजह से मुझको इसको गोद में लेना होगा। टीचर सन बोल रहे होते सच में इंजर्ड तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। फिर जिया को उठाते हुए मैक्स फटाफट से मेडिकल रूम में भाग जाता है। टीचर सन बाकी सारी लड़कियों को बोल रहे होते स्कूल खत्म हुए पूरे के पूरे 4 घंटे बीत चुके हैं, आखिर तुम लोग अभी तक यहाँ पे क्या कर रही हो, जाओ फटाफट से अपने अपने घर जाओ। वहीं जिया को मेडिकल रूम में लाने के बाद में मैक्स बोल रहा होता चलो मैं फटाफट तुम्हारा फर्स्ट एड कर देता हूँ। जिया बोल रही होती है मैक्स क्या तुम्हें फर्स्ट एड करना आता है। मैक्स उसको बताता है कि जब वो छोटा था ना तब वो मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया करता था और मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए ना कभी कभी उसको चोट लग जाती थी। तब उसे ग्रैंडपा ने उसको बताया था कि खुद को हील करने के लिए ना कैसे फर्स्ट एड करते हैं। वो जो अभी ऑइंटमेंट लगाएगा ना उससे थोड़ा बहुत जलन सा फील होगा लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं जो दूसरी तरफ टीचर सन होते वो क्लास में आ गए होते हैं और उन्होंने जिया के चोट के बारे में टीचर जैंग को बता दिया होता है। टीचर जैंग बोल रहे होते आपको पता मैंने सुना है कि मैक्स के ऊपर कुछ बाहर के गैंगस्टर्स ने अटैक किया था, पक्का से जिया के चोट का वास्ता ना उन्हीं गैंगस्टर से होगा। तभी टीचर टियान पूछती है टीचर सन आखिर आप कैसे गैंगस्टर्स और चोट के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैक्स को चोट लगी है क्या। टीचर सन बताते हैं मैक्स को नहीं बल्कि जिया को चोट लगी है। मैक्स जिया को लेके मेडिकल रूम के अंदर गया है पर देखने में तो मैक्स की हालत बिना काफी तक खराब लग रही थी। टीचर तियान बोलती है दोनों ही बच्चे ना पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, ऐसे बच्चों का इंजर्ड होना हमारे स्कूल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। एक काम करिए आप दोनों घर जाइए क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है। मेरे घर पे तो कोई भी नहीं है, इसी वजह से अगर मैं थोड़ी लेट भी जाऊंगी ना तो भी कोई बात नहीं, मैं इन दोनों बच्चों को घर भेजने के बाद में घर चली जाऊंगी। तभी दोनों टीचर बोलते हैं आपका शुक्रिया मिस टियान, हमें तो लगा था कि इन बच्चों के चक्कर में ना आज हम लोग को और भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा। फिर जैसे ही मिस टियान मेडिकल रूम के बाहर आती है उनको अंदर से बहुत ही अजीब अजीब आवाज आ रही होती है। जिया बोल रही होती है मैक्स मुझे ना बहुत ही दर्द हो रहा है। वही मैक्स बोल रहा होता है बस 2 सेकंड रुको मेरा काम हो गया। शर्माते हुए मिस टियान गेट खोलती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो। तभी वो देखती है कि मैक्स तो जिया को ऑन में लगा रहा होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता जैसा कि वो सोच रही थी। चिढ़ते हुए मिस टियान बोल रही होती है मैक्स तुमने ऐसा भी क्या कर दिया जिसकी वजह से जिया को चोट लग गई। मैक्स बोल रहा होता है चोट जिया को लगी और आप शक मेरे ऊपर कर रहे हो। मिस टियान बोल रही होती है फटाफट से खड़े हो जाओ, मैं तुमसे इसी वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि जिया को चोट ना तुम्हारी वजह से आई है। फिर वो उसके शर्ट को ऊपर करते हुए बोल रही होती है मेरे को तो ये भी पता है कि यहाँ पे जिया ज्यादा इंजर्ड ना तुम हो। फिर वो उसके शर्ट को उतारते हुए बोल रही होती अब तुम यहाँ पे फटाफट से बैठ जाओ, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड कर देती हूँ। जिया सोच रही होती आखिर मेरे को मिस टियान से इतनी जल्दी क्यों फील हो रही है। वही ऑइंटमेंट में लगाने के बाद में मिस टियान बोल रही होती है तुम खड़े हो जाओ, मेरे को तुम्हारे पाँव को भी चेक करना है। लेकिन तभी वो देखती है कि जो मैक्स है वो सो गया है। मिस टियान बोल रही होती है काफी ज्यादा थक गया था इसी वजह से बैठे बैठे सो गया। फिर जब मैक्स की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि आधी रात हो गई होती है। घर जाते हुए मैक्स सोच रहा होता है लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक गया था इसी वजह से मैं सो गया। तभी उसको दिखता है कि सेम रास्ते से सारा भी जा रही होती है। सारा के पास जाते हुए मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी टीवी स्टेशन की अभी छुट्टी होती है क्या। सारा बोल रही होती है पर तुम्हारे स्कूल की छुट्टी तो बहुत ही पहले हो गई थी, आखिर तुम अभी तक स्कूल ड्रेस में कैसे हो। तभी मैं सारा को देखते हुए बोल रहा होता है कि तुम इतने कमाल के ड्रेस में कहाँ जा रही हो। सारा बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ ड्रेस ही कमाल की या फिर मैं भी अच्छी लग रही हूँ। मैक्स शर्माते हुए बोल रहा होता है तुम तो बिना कपड़ों के बिना बहुत ही कमाल की लगती हो। तभी सारा उसको बोलती है कि ठीक है तुम घर जाओ, अपने दोस्त के साथ में पार्टी में जा रही हूँ। मैक्स बोल रहा होता है तुम्हारी जो दोस्त है वो लड़का है या फिर लड़की। सारा बोल रही होती है अगर लड़का हुआ तो कहीं हमारे लिटिल मैक्स को जलन तो नहीं हो रही ना। मैक्स बोल रहा होता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे कपड़ों में ना तुम किसी को भी पसंद आ सकती हो। तभी सारा बोल रही होती है मेरी दोस्त ना आने ही वाली है, तुम खुद ही देख लेना कि वो लड़का है फिर लड़की। थोड़ी ही देर में उन लोगों के पास में आके करारी कार रुकती है। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है तो करारी कार है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे नेबर के दोस्त ना इतने अमीर होंगे। तभी गेट खुलता है, एक लड़की बोल रही होती है सारा लेट आने के लिए माफ करना। वही मैक्स बोल रहा होता है चलो ये तो एक लड़की है। सारा की दोस्त पूछती है सारा ये कौन है। सारा बताती है कि ये मेरा पड़ोसी है मैक्स डी रोजर्स। मैक्स दोनों से पूछता है कि आखिर इतनी रात को तुम दोनों कहाँ जा रही हो। सारा की दोस्त बोल रही होती है लगता है कि लिटिल मैक्स को ना खुद से बड़ी 2 लड़कियों की बहुत ही टेंशन हो रही है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम हमारे साथ में चल सकते हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बड़े लोगों की जिंदगी ना कैसी होती है। मैक्स सोच रहा होता है इतनी रात को अकेले बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं, वैसे ही मैंने घर पे बोला था कि मैं लेट आऊंगा तो मैं सारा के साथ में जा सकता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स गाड़ी में बैठ जाता है। सारा की दोस्त बोल रही होती है अपनी सीट बेल्ट ना अच्छे से बांध लेना बच्चे, क्योंकि अभी इसकी स्पीड ना काफी बढ़ने वाली है। फिर वो बहुत ही स्पीड के साथ अपनी गाड़ी को चलाना स्टार्ट कर देती है
और जल्दी वो लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। सारा की दोस्त बोल रही होती है गाड़ी तो कब की रुक गई और तुम अभी तक अंदर बैठे हुए हो, लगता है कि तुम्हें ज्यादा स्पीड की आदत नहीं। जब मैक्स वहाँ पे उतरता है तो वो देखता है कि पार्किंग लॉट में काफी सारी लग्जरी कार पार्क होती है। मैक्स पूछता है सारा की ये कौन जगह है। सारा बताती है कि तुम्हें वो सामने लड़का दिख रहा है, वो इस पूरी सिटी का ना सबसे अमीर बंदा है चैन चूटियान। चैन चूटियान को ना रेसिंग करना काफी ज्यादा पसंद है और वो एक प्रोफेशनल रेसर है। इसी वजह से उसने यहाँ पे आज रेसिंग के लिए ना सिटी के हर एक दूसरे अमीर बंदे को इनवाइट करा है। और क्योंकि मेरी दोस्त लेंजिया काफी ज्यादा अमीर है, इसी वजह से मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिल गया। नॉर्मली इस रेसिंग कोर्ट के अंदर ना किसी भी रिपोर्टर को आने की परमिशन नहीं होती, लेकिन लेंजिया की वजह से मुझे यहाँ पे आने की परमिशन मिल गई और मैं यहाँ पे सभी का इंटरव्यू भी ले सकती हूँ। सच में ये ना बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर होगी। तभी लेंजिया के पास में आते हुए चूटियान बोल रहा होता है, मिस लेंजिया आपने यहाँ पे आके मेरे रेसिंग कोर्ट की शान बढ़ा दी। लेंजिया बोल रही होती है, चूटियान देख के लग रहा है कि तुमने आज की रेसिंग के लिए बहुत ही तैयारी कर रखी है। तभी चूटियान बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारे साथ में एक खूबसूरत लड़की कौन है। लेंजिया बोल रही होती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये मेरी दोस्त सारा है, ये एक रिपोर्टर है जो कि यहाँ पे सभी लोगों का इंटरव्यू लेगी। देखो तुम एक बहुत ही घटिया और चीप इंसान हो, मेरे दोस्त के सामने अपना घटिया पन्ना शो मत करना वरना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वहीं आगे बढ़ते हुए चूटियान बोल रहा होता है, एक रिपोर्टर की सैलरी ना 10,000 युआन पर मंथ होती है, मैं तुम्हें एक रात के लिए 30,000 युआन दूंगा, क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगी। वहीं आगे बढ़ते हुए मैक्स चूटियान का हाथ पकड़ लेता है। मैक्स बोल रहा होता है, अपने इन घटिया हाथों को ना सारा से दूर रखो, अगर तुमने फिर से ऐसे हरकत करने का ट्राई भी करा ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अमीर हो या फिर गरीब, मैं तुम्हें पटक के पीटूंगा और तुम्हारे ये बॉडीगार्ड्स बिना तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। चूटियान बोल रहा होता है, इस लड़के को यहाँ पे कौन लेके आया। वहीं सारा बोल रही होती है, मिस्टर चंद माफ करेगा ये मेरे साथ है। चूटियान बोल रहा होता है, क्योंकि तुमने मेरे को ऑफेंड किया है इसी वजह तुम मेरे कंपटीशन में नहीं आ सकते। वहीं चिढ़ते हुए लेंजिया बोल रही होती है, देखो यहाँ पे फालतू हरकतें मत करो, तुमने कल हाँ बोला था अब ना क्यों कर रहे हो। तभी चूटियान बोल रहा होता है, अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, मैं इन लोगों को आने दूंगा, वैसे भी तुम मेरी फियांसे हो, तुम्हारे डैड ने मुझे अपने सन इन लॉ के तौर पे तो एक्सेप्ट कर ही लिया है। चिल्लाते हुए लेंजिया बोल रही होती है, तुम्हें मेरे डैड ने एक्सेप्ट किया है, मैं नहीं मानी, और वैसे भी तुम्हें से चीप इंसान को कौन पसंद कर सकता है। चूटियान बोल रहा होता है, भले ही तुम कितना ही मना क्यों ना करो लेकिन मैं तुम्हारे वो गिव अप नहीं करूंगा, वैसे भी तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है ना, तो फिर आखिर तुम मुझे किस हिसाब से मना कर रही हो। लेंजिया सोच रही होती है, अगर मेरे पास में कोई बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं पक्का से इसको मना कर पाती। तभी लेंजिया बोल रही होती है, तुमसे किसने कहा कि मेरे पास में बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे पास में बॉयफ्रेंड है जो कि तुमसे ज्यादा यंग है और हाँ काफी ज्यादा हैंडसम भी है। फिर वो मैक्स को पकड़ते हुए बोलती है, ये देखो ये है मेरा बॉयफ्रेंड। हंसते हुए चूटियान बोल रहा होता है, तुम्हारे डैड ना कभी भी इतने गरीब बंदे को अपना सही लो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मुझे ही पता है कि तुम्हारा टेस्ट ना इतना भी खराब नहीं है कि तुम इसको चूज करो। तुम रैंडमली किसी को भी पकड़ के बोलोगे कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं मान जाऊंगा। तभी जो लेंजिया होती है वो मैक्स को चिस पे किस कर लेती है। ये देखते हुए चूटियान और सारा की आंखें बाहर आ गई होती है। लेंजिया मैक्स को कान में बोलती है कि तुम मेरे साथ में एक्टिंग करो, मैं तुम्हें इसके बदले में ना काफी सारे पैसे दूंगी। तभी सिस्टम बताता है कि होस्ट आपको इस किस के लिए ना 30 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। एक्टिंग करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, हाँ मैं हूँ लेंजिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड मैक्स डी रोजर्स, मैं तब से इसका बॉयफ्रेंड हूँ जब मैं पेंसिल यूज करता था और ये पेन, हम काफी सालों से डेट कर रहे हैं लेकिन हमने कभी भी किसी को पता नहीं लगने दिया। रोते हुए चूटियान बोल रहा होता है, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई अमीर और हैंडसम बंदा होता ना तो मैं हार ही मान लेता, पर आके तुमने इस गरीब को क्यों चुन लिया। अगर बात यहाँ पे लुक्स की है ना तो मैं तुम्हारे लिए प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए तैयार हूँ। लेंजिया बोल रही होती है, मेरे को खुद से यंग लोग ना काफी ज्यादा पसंद है और तुम तो मेरे सेम एज के होने के बावजूद बिना मेरे से 10 साल बड़े लगते हो, तुम सर्जरी से अपना फेस तो चेंज करवा सकते हो लेकिन अपने एज को तो रिवर्स नहीं कर सकते ना, इसी वजह से तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता। फिर वो सभी को और भरोसा दिलाने के लिए मैक्स को एक और किस दे देती है। सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट आपको इस किस के लिए ना 100 पॉइंट्स मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है आखिर लड़की करना क्या चाहती है, अगर यहाँ पे पॉइंट्स की बात नहीं होती तो मैं कभी भी एग्री नहीं करता। रोते हुए चूटियान बोल रहा होता है, यार तूने मेरे दिल के ना 1000 टुकड़े कर दिए, मैं ये बात मानता हूँ कि लड़का मुझसे एज में और लुक्स में काफी बेहतर है, पर मैं इसको तब तक तुम्हारे लिए वर्दी नहीं मानूंगा जब तक ये मेरे को ना रेस में नहीं हरा देता। मैक्स बोल रहा होता है, तुम्हें चूजे को ना कोई भी रेस में हरा सकता है, वो तो अभी मैं जगा हुआ हूँ, अगर मैं नींद में भी होता ना तो भी मैं तुम्हें हरा देता। मैक्स को चाबी देते हुए लेंजिया बोल रही होती है, दिखा दो इसे कि आखिर यहाँ पे रियल फॉर्मूला 1 रेसर कौन है। तभी सारा बोलते, तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम लोग डेट कर रहे हो। वो दोनों बोलते, अरे हम तो एक्टिंग कर रहे थे, हम तो बस उस बेवकूफ से ना पेड़ छुआ जाते थे। खुश होते हुए सारा बोल रही होती है, अच्छा ऐसी बात है क्या। लेंजिया बोल रही होती है, मैक्स दिखा दो कि तुम कितने कमाल के हो। मैक्स बोलता है, लड़के तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने एक बिल्कुल सही इंसान के ऊपर भरोसा करा है,
तभी मैक्स को याद आता है कि वो तो अभी बहुत ही छोटा है, उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं और ऊपर से उसको तो गाड़ी चलाना ही नहीं आता। जब रेस स्टार्ट होने वाली होती है तभी सभी लोग देखते हैं कि मैक्स की गाड़ी बंद है। लेंजिया बोल रही होती है आखिर मैक्स क्या कर रहा है, उसने अभी तक गाड़ी को स्टार्ट क्यों नहीं करा। 3, 2, 1 होते ही रेस स्टार्ट हो जाएगी और ये तो अभी तक गाड़ी भी स्टार्ट नहीं कर रहा, इंजन को गर्म होने में टाइम लगता है। वही मैक्स सोच रहा होता है किस बटन से गाड़ी ऑन होती है। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और काफी स्पीड के साथ में चूटियान अपनी गाड़ी को लेके आगे निकल जाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं कि हमारे रेसर नंबर 2 गाड़ी क्यों नहीं चला रहे, क्या उनको अपने स्किल्स पे इतना भरोसा है कि वो सामने वाले बंदे को प्रोवोक कर रहे हैं। मैक्स सोच रहा होता है नहीं, प्रोवोक की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे तो मेरे से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। उस कमीने चूटियान ने बेट लगाया था कि जो भी हारेगा ना उसको अगले बंदे को वीजा देना होगा। आखिर में इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगा। तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट 5 एनर्जी पॉइंट के बदले में ना मैं आपको वर्ल्ड का बेस्ट ड्राइवर बना सकता हूँ। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर तुम इतना लेट क्यों बोलते हो, क्या तुम्हें मेरे को पसंद होते हुए देख के मजा आता है। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो भी अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ जाता है। लेंजिया बोल रही होती है मैक्स ने बहुत ही बड़ी बेवकूफी करी है, मैक्स चूटियान से ना बहुत ही पीछे रह चुका है और वो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वही चूटियान बोल रहा होता है लड़के आज मैं तेरे को दिखाऊंगा कि आखिर अपने बड़ों से पंगा क्यों नहीं लेते, ये रेस में इतने डिफरेंस से जीतने वाला हूँ ना कि देख के लगेगा ही नहीं कि कोई रेस भी थी। तभी ड्रिफ्ट मारते हुए हमारा मैक्स उसे काफी करीब आ जाता है। चूटियान सोच रहा होता है आखिर इतनी तरीके से गाड़ी को कैसे संभाल पा रहा है, लगता है कि मैंने इस बच्चे को ना काफी हल्के में ले लिया, पर कोई बात नहीं, भले ये कितना भी अच्छा क्यों रहा हो लेकिन ये मेरे को पार नहीं कर पाएगा। ये बोलते वो भी अपने गाड़ी को टॉप स्पीड में चलाने लगता है। मैक्स सोच रहा होता है मैंने अपने कार के टॉप स्पीड को टच कर लिया है, अब अगर मुझे इस बंदे से जीतना है ना तो मेरे को टर्न के ऊपर बिना फुल स्पीड में गाड़ी चलानी होगी। 2-3 ड्रिफ्ट के बाद में वो चूटियान के बहुत ही करीब आ गया होता है। चूटियान सोच रहा होता है जितनी इस बच्चे की उम्र है ना मैं तब से गाड़ी चला रहा हूँ, आखिर मैं यहाँ पे से कैसे हार सकता हूँ। लगता है कि मुझे अपने हेडलाइट का यूज करते हुए इसको अंधा करना पड़ेगा। ये वही टेक्निक है, इसका यूज करते हुए मैंने प्रोफेशनल चैंपियनशिप भी जीती थी। वही जब मैक्स की आंखों में लाइट पड़ती है तो उसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन सिस्टम के इंस्ट्रक्शन के साथ में वो काफी इजीली गाड़ी को टर्न कर लेता है और चूटियान से अच्छा खासा आगे निकल जाता है। घबराते हुए चूटियान बोल रहा होता है आंखें बंद करके भी इतनी कमाल की गाड़ी को चला पा रहा है। वही मैक्स बोल रहा होता है सिस्टम तुम तो कमाल के हो। फिर उस कंपटीशन को हमारा मैक्स जीत भी आता है। मैक्स के पास में आते हुए सारा बोल रही होती है मैं तो एक बार के लिए ना काफी डर गई थी, जब तुम गाड़ी ऑन नहीं कर पा रहे थे ना तब मेरे को लगा था कि शायद तुम्हें गाड़ी चलाने ही नहीं आती। वही चूटियान गुस्से में मैक्स को देख रहा होता है क्योंकि पूरी सिटी के सामने उसकी ड्राइविंग स्किल ना एक मजाक बन के रह चुकी है। लेंजिया बोल रही होती है तो अब रूल्स के हिसाब से निकालो हमारे वीजा। तभी वो चूटियान होते हुए मैक्स को वीजा दे देता है। मैक्स सोच रहा होता है मैंने जिंदगी में पहली बार ना इतना पैसा एक साथ देखा है, सच में अमीरों की दुनिया ना काफी अलग होती है। इसने मुझे इतने पैसे ऐसे दे दिए जैसे कि कुछ भी ना हो। चूटियान बोल रहा होता है मैक्स डी रोजर्स आज से ना तुम मेरे कट्टर दुश्मन हो, तुमने मुझसे मेरी लड़कियों में इज्जत दोनों छीन ली, जब तक मैं इन दोनों को तुमसे वापस नहीं ले लेता ना तब तक मेरा नाम भी चूटियान नहीं। वही जो मैक्स होता है वो चूटियान को इग्नोर करते हुए गाड़ी की तरफ जाने लगता है। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है बॉस वो लड़का ना बहुत ही लकी था, सच्चाई तो ये है कि स्किल्स ना आप ही की बेहतर है और रही बात लेंजिया की तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर रही है आपको ना चुन के, आप तो एक खड़ा ही रहो, बस उन्हीं को हीरे की पहचान नहीं। चूटियान बोल रहा होता है मुझे पहले से पता है, पर मैं लेंजिया के पीछे सिर्फ इस वजह से नहीं था क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, रियल रीजन तो उसकी फैमिली की प्रॉपर्टी है। लैन फैमिली की वो इकलौती वारिस है, अगर मुझे अपनी चैन फैमिली का हेड बना है ना तो मेरे को कैसे भी करके लैन फैमिली को अभी तरफ करना होगा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि है लेंजिया। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा मैक्स होता है वो सारे के सारे पैसे लेंजिया को देने लगता है। लेंजिया बोल रही होती है मैं क्या करूंगी, इन पैसों को तुमने जीता, ये पैसे तुम्हारे हैं। शॉक्ड होते हुए मैक्स बोल रहा होता है लेकिन इतने पैसे का मैं क्या करूंगा। लेंजिया बताती है कि तुम इसको रख लो, अगर तुम इसको नहीं रखोगे ना तो मेरे को बहुत ही बुरा लगेगा। अपने जेब में पैसे रखते हुए मैक्स सोच रहा होता है मैंने सिर्फ और सिर्फ आज तक सुना था कि जेब में पैसा रखने की वजह से ना जेब गर्म हो जाती है, लेकिन आज पता चल रहा है कि जेब सिर्फ और सिर्फ गर्म ही नहीं होती बल्कि भारी हो जाती है। फिर लेंजिया बोल रही होती है मैक्स कैसा रहेगा कि तुम हम दोनों खूबसूरत लड़कियों को ना खुद घर छोड़ो। मैक्स सोच रहा होता है मेरे को तो ड्राइविंग सिर्फ 30 मिनट के लिए आई थी, अब तो मैं उसको भूल गया और एक बेकार चीज के ऊपर ना मैं 5 मिनट खर्च नहीं कर सकता। मैक्स बोलता है मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं है और तुम्हारी जो गाड़ी है वो करारी कार है, अगर इतनी महंगी गाड़ी को बिना लाइसेंस वाला बंदा चलाएगा ना तो तुम्हारा चालान भी उतना ही लंबा कटेगा। सराई बोल रही होती है हाँ लेंजिया हम काफी थक चुके हैं, मैक्स भी घर नहीं गया था इसी वजह से हम लोग को चलना चाहिए। लेंजिया बोल रही होती है जैसा तुम लोग बोलो, वैसे अगली बार तुम से मिलने के लिए जब भी आना ना मैक्स को पक्का से लेके आना। फिर जो लेंजिया होती है वो उन लोगों को उनकी बिल्डिंग के पास में ड्रॉप कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है सरा की वजह से मेरे को ना बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि वापस आने के बाद से ही नहीं मुझसे बात नहीं कर रही, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है क्या।
फिर मैक्स बोलता है सारा मैंने तुम्हारी वजह से ना काफी सारे पैसे कमाए हैं, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे जाना चाहोगी। सारा उसको बताती है कि मेरे को बहुत ही थकान फील हो रही है, इसी वजह से मेरे को घर जाना है, और वैसे भी तुम इन पैसों का यूज करते हुए ना उन लोगों को ट्रीट देना जो कि तुम्हारी उम्र के और तुम्हारे दोस्त है। तभी सारा का हाथ पकड़ते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि तुम्हें लेंजे जलसी फील हो रही है। सारा बोल रही होती है नहीं नहीं मुझे पता है कि तुम लोग ना एक्टिंग कर रहे थे, आखिर मैं जलस क्यों फील करूंगी। मैक्स बोल रहा होता है सारा इसे फर्क नहीं पड़ता कि लेंजिया के पास में कितना ही पैसा क्यों ना हो या फिर भले वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन वो लड़की नहीं जिसको मैं पसंद करता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे पसंद करता हूँ ना वो तुम हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे को ना तुम्हें से लड़की काफी ज्यादा पसंद है। सीन चेंज होता है, लैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। जब लेंजिया चुपके चुपके घर के अंदर एंटर करती है तभी उसके पीछे उसके ग्रैंडपा आते हैं। घबराते हुए लेंजिया बोल रही होती है ग्रैंडपा अभी तक सोए नहीं क्या। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मैं ना एक बहुत ही कमाल का सपना देख रहा था, लेकिन किसी की शोर करने वाली गाड़ी ने ना मेरी नींद खोल दी। लेंजिया बोल रही होती है कौन है वो बेवकूफ जो कि इतनी रात को इतनी खटारा गाड़ी को यूज कर रहा है। ग्रैंडपा बोल रहे होते उस खटारी सी गाड़ी को ना तुम यूज करती हो, वैसे थोड़ी देर पहले मेरे को चूटिया ने कॉल किया था, चलो फटाफट से बताओ कि आखिर मैक्स डिरोजर कौन है। लेंजिया बताती है ग्रैंडपा वो कोई भी नहीं, वो सिर्फ एक दोस्त है, मैं तो बस चूटियान का मजाक उड़ा रही थी। ग्रैंडपा बोलते हैं इसका मतलब तुम चूटियान का टेस्ट ले रही थी, लगता है कि तुम फाइनली मेरी बात को मान गई और अब तुम चूटिया से शादी करने के लिए तैयार हो। फिर वो कॉल करते हुए बोलते हैं कि सही तैयारी करी जाए। तभी लेंजिया बोल रही होती है ग्रैंडपा रुके, मैं तो झूठ बोल रही थी, मैक्स मेरा बॉयफ्रेंड है और उसी की वजह से मैं चूटिया से शादी के लिए नहीं मान रही। तभी ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं बताओ उस मैक्स के पास में ऐसा भी क्या है जो कि वो हमारी फैमिली का सन इन लॉ बनने के काबिल है। चूटिया ने बताया कि वो तो एक बहुत ही यंग स्टूडेंट है जो कि अभी तक स्कूल में है, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़का हमारी फैमिली के हेरिटेज को संभालेगा। लेंजिया बोलती है मुझे इसके बारे में तो नहीं पता। फिर उन दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे लेंजिया की एल्डर सिस्टर सन आ जाती है। रोते हुए लेंजिया बोल रही होती है सिस्टर सैन मेरे को ना ग्रैंडपा डांट रहे हैं। सैन बोल रही होती है क्या हुआ ग्रैंडपा, आखिर आप लेंजिया को डांट क्यों रहे हो, इसे कुछ गलत किया क्या। ग्रैंडपा बोल रहे होते ये लड़की ना एक बिलियनर को छोड़ के एक हाई स्कूलर को डेट कर रही है और मेरे पूछने पे कि आखिर वो लड़का कौन है मेरे को सही तरीके से बता भी नहीं रही। शेनशन बोल रही होती है भले ही कुछ भी क्यों ना हो ग्रैंडपा, लेकिन ये है तो बच्ची ही ना, आप इसको ऐसे डांट सकते। और रही बात उस कमीने चूटियान की, तो वो तो मेरे को भी नहीं पसंद, अपनी छोटी बहन को मैं उस कमीने से शादी नहीं करने दूंगी। लेंजिया ही बोल रही होती है इसी वजह से मेरे को वो कमीना चूटियान नहीं पसंद। ग्रैंडपा सोच रहे होते लेंजिया तो बेवकूफ है लेकिन शेनशन समझदार है, अगर वो बोल रही है कि चूटियान सही नहीं है इसका मतलब चूटियान सही नहीं होगा। ग्रैंडपा बोल रहे हो तो चलो ठीक है मैंने मान ली तुम्हारी बात, नहीं कराऊंगा मैं चूटियान से तुम्हारी शादी, लेकिन कम से कम तुमने नए बॉयफ्रेंड से मेरे को मिलाओगी तो सही ना। ग्रैंडपा और शेनशन साथ में बोल रहे होते हमें देखना है कि आखिर लैन फैमिली का होने वाला सन इन लॉ है कैसा। वहीं लेंजिया सोच रही होती है माफ करना मैक्स, लेकिन अब ना तुम दो डिमन के बीच में फंस चुके हो, अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।